तो स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो पे। आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालय के डिवीज़न के बारे में। इससे में एक पहली क्लास आ चुकी है जिस पे आप लोगों ने देखा था ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल्स में सभी नोट्स के साथ में और सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, सभी के सभी और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, वो मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ। तो जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है पूरी उत्तराखंड के बारे में, इसमें हम पूरी उत्तराखंड को कवर करेंगे। और इसमें हर एक टॉपिक पहले उत्तराखंड की चाहे ज्योग्राफी हो या फिर उसके बाद में उसका हिस्ट्री वाला पोर्शन हो या उसके बाद में जो उसका सब विविध वाला पोर्शन है, हम राज्य आंदोलन सब कुछ इसमें कवर करते हुए चलेंगे। अभी हमारी शुरुआत हो रही है ज्योग्राफी से और ज्योग्राफी में आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम आपको 3 हिमालय विभाजन के बारे में बता चुके हैं, 3 डिवीज़न के बारे में। आज हमारा जो चौथा डिवीज़न है वो है दून और द्वारका क्षेत्र। मैंने इसको समझने से पहले ये देखिए, अगर मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये है आपका जो ये वाला क्षेत्र है आपका, ये है आपका मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, मैंने बताया था। और जो ये क्षेत्र है, ये है शिवालिक का क्षेत्र। तो इसके बीच में कुछ जो जगह पड़ती हैं, वह है दून और द्वार। अब दून और द्वार क्या है? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको डायरेक्ट ये पिछले विगत कनिष्ठ साहित्य के प्रश्न में पूछा भी गया था। जो दून द्वार के क्षेत्र होते हैं, वो चौरस घाटियों के क्षेत्र होते हैं। डायरेक्ट पूछा हुआ प्रश्न है कि दून द्वार के क्षेत्र क्या होता है? तो चौरस घाटियों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दून और द्वार कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में समझना। जो पूर्वी दिशा की ओर पे है, अब अगर हम इसको डिवीजन करेंगे तो ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो जो क्षेत्र, जो घाटियां पूर्व दिशा की ओर पड़ती हैं, उन्हें कहा जाता है द्वार। और जो घाटियां पश्चिमी क्षेत्र की ओर है, उन्हें कहा जाता है दून। दून में जैसे आपके हर की दून हो गया या फिर टेहरा दून हो गया या फिर आपके बहुत सारे दून है यहाँ पर। वो सब आपके क्या है? पश्चिमी क्षेत्र में अधिकतर पाए जाते हैं। और जो द्वार के क्षेत्र हैं, यानी कि जो ज्यादातर द्वार वाले क्षेत्र, चौरस घाटियां हैं, वो पाई जाती हैं आपकी पूर्व की ओर को। यानी कि जो चौरस घाटियां पूर्व की ओर को पाई जाती है, उन्हें द्वार कहा जाता है। और जो चौरस घाटियां पश्चिम की ओर पाई जाती है, उन्हें दून कहा जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हम आज के टॉपिक में शुरू करते हैं दून और द्वार से। और इससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले दून द्वार का क्षेत्र है क्या? चौथा जो हमारे हिमालय विभाजन है, वो दून द्वार का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो दून द्वार के क्षेत्र है, वो चौरस घाटियों वाले क्षेत्र है। चौरस घाटी, चौरस घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दून या द्वार कहा जाता है। तो इससे पहले आपको समझने की जरूरत है कि घाटी क्या होती है। तो मैं, अब कई बच्चे यहाँ पर अगर जो जानते होंगे वो सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहे हैं, परंतु मैं ये लेके चल रहा हूँ कि सभी बच्चों को पहले से बेसिक से उनको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो जो दो पहाड़ों के बीच का क्षेत्र होता है, दो पहाड़ों के बीच के समतल जो क्षेत्र होता है, भूमि होती है, उसे कहा जाता है घाटी। और जब इस घाटी के चारों ओर भी पहाड़ हों, यानी कि जो ये बीच को मैदान है, इसके दोनों तरफ ही नहीं बल्कि चारों ओर मैदान हो, चौरस घाटियां हो ऊंची ऊंची, तो उसी क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है? तो उस क्षेत्र को कह दिया जाता है दून या द्वार का क्षेत्र। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जो दून द्वार का क्षेत्र है वो क्या है? चौरस घाटियों वाला क्षेत्र है। जैसे मैंने आपको बताया, ऊंची ऊंची चौरस घाटियां, यानी कि चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई घाटियां पाई जाती हैं यहाँ पर। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, जो तो पूर्व दिशा इधर है और पश्चिम दिशा इधर है। तो जो घाटियां, चौरस घाटियां पूर्व के क्षेत्र की ओर होती हैं, उन्हें कहा जाता है द्वार। और जो घाटियां पश्चिमी क्षेत्र की ओर पाई जाती है, उन्हें कहा जाता है दून। ये भी आपको क्लियर यहाँ पर हो जाना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं दून द्वार के क्षेत्र को। तो दून द्वार के क्षेत्र में चौरस घाटियों वाले क्षेत्र होते हैं, यानी कि पर्वतों के बीच के जो क्षेत्र हैं, घाटियां हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दून या द्वार कहा जाता है। कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये पूछा जाता है कि दून द्वार जो क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कहाँ? मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक का जो भाग है, मध्य हिमालय और शिवालिक इसके बाद आएगा। अभी मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में पाई जाती हैं क्या? दून द्वार क्षेत्र, यानी कि दून द्वार की घाटियां मध्य हिमालय और शिवालिक के क्षेत्र के बीच में। बिल्कुल इसको नोट करके रखिएगा। अब देखते हैं, जो इनकी ऊंचाइयां होती हैं, दून द्वार क्षेत्र की ऊंचाइयां, वो क्या होती हैं? 350 मीटर से लेकर 750 मीटर तक होती हैं। देखिए, अब जैसे जैसे हम दक्षिणी क्षेत्र की ओर बढ़ते रह रहे हैं, पहले ट्रांस हिमालय से नीचे को आए, महान सबसे ऊंची चोटियां महान हिमालय में थी, फिर उससे नीचे को आए तो हमको ऊंची चोटियां देखने को मिली कहाँ पर? मध्य हिमालय में। फिर मध्य हिमालय से और नीचे को आ रहे हैं, तो बीच में दून द्वार का क्षेत्र आ रहा है, यहाँ पर ऊंचाई बहुत कम है। इससे थोड़ा शिवालिक जाएंगे, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र है।
तो वहाँ पर क्या होगी, ऊँचाई ज़्यादा होगी। और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 24 से 32 किलोमीटर तक की। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, जो दून द्वार के क्षेत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऊँची-ऊँची चौरस घाटियों, यानी कि जो चारों ओर से पर्वतों से घिरे हुए क्षेत्र हैं, उन्हें दून द्वार कहा जाता है, ठीक है? जैसे इसमें बताया भी गया है, इसकी जो पश्चिमी भाग है उसे कहा जाता है दून, और जो इसका पूर्वी भाग है उसे कहा जाता है द्वार। मैं आपको बता चुका हूँ, पूर्वी भाग को कहा जाता है द्वार और पश्चिमी भाग को कहा जाता है दून, ठीक है? और जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ज़्यादातर धान के लिए हमारा तराई क्षेत्र, धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हमारा तराई क्षेत्र। परंतु जो ये दून द्वार क्षेत्र है, चौरस घाटी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर धान और छाप होते हैं, जो छोटे-छोटे चावल होते हैं, लाल रंग के छोटे चावल जो होते हैं, उसकी खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन-सा क्षेत्र है? तो दून द्वार वाला ही क्षेत्र है, ठीक है? और जो दून द्वार वाला क्षेत्र है, आपको देखने को पड़ता होगा, यहाँ पर आपको देहरादून देखने को मिलेगा, हरिद्वार देखने को मिलेगा। तो ये होगा कि जो दून घाटी क्षेत्र है, इसमें एक जगह पड़ती है देहरादून। तो दून घाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? देहरादून में। मैं उत्तराखंड में नहीं कह रहा हूँ, जिससे केवल दून क्षेत्र है, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया जाता है? तो देहरादून में पाया जाता है। ये क्या थे? ये सभी दून द्वार क्षेत्र से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, जो पूछे जाते हैं कि किन हिमालय जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, जो पूछे जाते हैं कि किन हिमालय क्षेत्र के बीच में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। और ये पूछा जाता है कि ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ज़्यादातर प्रसिद्ध है छाप की खेती के लिए, यानी कि छोटे चावल जो अत्यंत छोटे चावल होते हैं, उनकी खेती के लिए। चौरस घाटी वाले क्षेत्र को दून द्वार कहा जाता है, ठीक है? तो अब हम इन दून द्वार से भी थोड़ा नीचे को आएँगे, दक्षिण की ओर आएँगे, तो इसके बाद में जो अगला हिमालय डिवीज़न आता है, वो आता है शिवालिक का। ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कहाँ-कहाँ से? महार हिमालय से, मध्य हिमालय से और शिवालिक से। तो आपका जो अगला डिवीज़न आता है उत्तराखंड में, जो दून द्वार के बाद में या फिर बोलें तो मध्य हिमालय क्षेत्र के बाद में आता है, वो आता है शिवालिक का क्षेत्र। इसे एक शिवालिक कहा जाता है, इसके बहुत अन्य नाम भी हैं, जैसे इसे मैनाक कहा जाता है। मैनाक का अर्थ होता है शिव जी की भौहें। ये कुछ इस प्रकार की आकृति वाली होती है, तो देखने में ऐसा लगता है कि शिव जी की भौहें हैं, इसलिए इसे मैनाक कहा जाता है। गिरिपाद भी इसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। गिरिपाद का अर्थ क्या है? ये आपके पर्वत है, पर्वत को गिरि कहते हैं, यानी कि पर्वत, पहाड़ मतलब गिरि, उससे पाद अर्थात उसके पैर वाला जो क्षेत्र है, यानी कि उसके सबसे निचली तलहटी पे जो क्षेत्र है, यानी कि सबसे कम ऊंचाई वाले जो पहाड़ी क्षेत्र है, उन्हें कहा जाता है गिरिपाद। यानी कि शिवालिक का अन्य नाम क्या हो गया? गिरिपाद। शिवालिक का ही एक अन्य नाम वाहे हिमालय या फिर बाह्य हिमालय भी है। इसे बाह्य हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक आपने देखा, हमने ट्रांस हिमालय देखा, उसके बाद में महान हिमालय देखा, फिर लघु हिमालय देखा। ये सब क्या थे? पर्वतीय क्षेत्र थे, चोटियाँ थी यहाँ पर। बट हम जैसे-जैसे नीचे आएँगे, तो अंतिम हम अब देख रहे हैं शिवालिक क्षेत्र। ये यहाँ पर तक हिमालय है। इसके बाद में आप देखेंगे तो भाबर लग जाएगा। यानी कि प्लेन वाला जो समतल भूमि वाला क्षेत्र है, वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर से जो है आपके पर्वत समाप्त हो जाते हैं, तो इसीलिए इसे बाह्य हिमालय यानी कि हिमालय के बाहर का हिस्सा भी कहा जाता है ये, ठीक है? आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बाह्य हिमालय से आपको ट्रांस हिमालय नहीं समझना है। बाह्य हिमालय किसका नाम है? तो शिवालिक का एक अन्य नाम क्या है? बाह्य हिमालय है। ये इम्पोर्टेंट है। अब आपको इसको समझना है। इसकी जो ऊँचाई है वो 700 से 1200 मीटर तक की है। आपको पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया कि इसका नाम मैनाक क्यों रखा गया? इसको मैनाक इसलिए कहते हैं क्योंकि शिव जी की भौहों जो आईब्रोज़ होती है, भौहों की तरह प्रतीत होती है। ऐसी कुछ यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ होती है ना, तो शिव जी की भौहों की तरह प्रतीत होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मैनाक भी कहा जाता है, ठीक है? अब इस श्रेणी यानी कि शिवालिक जो श्रेणी है, इसका विस्तार उत्तराखंड में 7 जिलों में है। किन 7 जिलों में है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको ये पता होना चाहिए। वो 7 जिले कौन-कौन से हैं? यानी कि देहरादून का दक्षिणी भाग और हरिद्वार का उत्तरी भाग, टिहरी और उत्तरी अल्मोड़ा और नैनीताल। मैंने आपको बताया था नैनीताल लघु हिमालय में भी आ रहा था, और उसका जो बीच वाला पार्ट है, मध्यवर्ती पार्ट है, वो किसमें आता है? शिवालिक में आता है। और आंशिक रूप से जो चंपावत वाला क्षेत्र है, वो भी आपका शिवालिक क्षेत्र में ही आता है। अब आपको यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि जो शिवालिक क्षेत्र है, वो किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? शिवालिक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो शिवालिक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने पर्यटन के लिए। आप जो इस शिवालिक श्रेणी को देखेंगे, शिवालिक क्षेत्र की श्रेणी में अगर आपको दिखाऊँ कि ये रहा हमारा उत्तराखंड में शिवालिक क्षेत्र की श्रेणियाँ जो हम यहाँ पढ़ रहे थे। सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में अगर पर्यटन होता है, तो वो कहाँ पर होता है? इस शिवालिक श्रेणी के क्षेत्र में ही होता है, जिसे येलो रंग से ये जो हाइलाइट किया हुआ है शिवालिक क्षेत्र। क्यों होता है?
क्योंकि देखिए अगर आपको घूमने जाना है तो आप बड़े-बड़े पहाड़ों की तरफ को नहीं जाएँगे बल्कि कहाँ को जाएँगे जहाँ अच्छे-अच्छे हिल स्टेशंस हैं, जहाँ बर्फ़ भी कम पड़ती है और जहाँ का मौसम क्या है, एक समान जैसा नहीं है, थोड़ा-सा गर्म भी है, ठंडा भी है। इसलिए सबसे ज़्यादा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जगह बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन-सी है? शिवालिक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए। और ये 7 जिलों में फैला हुआ है। इससे पहले लघु हिमालय हमने देखा था वो 9 जिलों में फैला हुआ था। ये कितने जिलों में फैला हुआ है? 7 जिलों में फैला हुआ है। और अब उस शिवालिक की जो श्रेणी है इसमें जो क्षेत्र आते हैं, इसमें जो जगह आती है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र भी यही है। सबसे ज़्यादा गर्मी भी कह रहे हैं सर और सबसे ज़्यादा ठंडा वर्षा वाला क्षेत्र भी कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब गर्मियों का मौसम होता है उस समय पे इस क्षेत्र में गर्मी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और अर इन सभी हिमालयी विभाजन के आधार पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और वर्षा वाला क्षेत्र भी यहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय श्रेणी में अधिक वर्षा और अधिक गर्मी होती है, तो वो कौन-सा क्षेत्र है? शिवालिक क्षेत्र वो है, ठीक है? और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो शिवालिक क्षेत्र है, वो एक वलित श्रेणी का उदाहरण है क्योंकि आपको पता है, ये सब हम हिमालय विभाजन को पढ़ रहे हैं और जो हिमालय है, वो स्वयं में एक वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित का अर्थ होता है, जो नई हो क्योंकि आपको पता होना चाहिए हिमालय केवल 5 करोड़ वर्ष पुराना ही है। 5 करोड़ वर्ष पुराना है हिमालय और सबसे पुरानी अगर बोलेंगे हम, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हमारे भारत में है, वो है अरावली की पर्वत श्रृंखला जो करीबन-करीबन 500 करोड़ साल पुरानी है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, कहाँ 5 करोड़, कहाँ 500 करोड़। इसलिए हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत श्रृंखला है, इसीलिए शिवालिक भी जो है एक वलित पर्वत श्रृंखला का ही क्या है, उदाहरण है। अब मैंने आपको बताया था, जो खनिज है सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जा रहे थे? लघु हिमालय में, परंतु जो जीवाश्म है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक में पाए जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जीवाश्म शिवालिक में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि अगर कोई पर्वत है, ये हिमालय विभाजन पर्वतों के यहाँ पर्वत है ना, पहाड़ है यहाँ पर उत्तराखंड में, तो जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, जो हिमानी यानी ग्लेशियर से निकलती हैं, तो वो अपने साथ में कंकड़, पत्थर, अवसाद, लकड़ी और जो भी उनके साथ में खनिज होता है या जो भी वस्तुएँ होती हैं, वो उनको क्या करती है, बहा के लेते हुए आती हैं। अब वो कहाँ यहाँ तक तो ढलान है, ट्रांस हिमालय में भी ढलान है, महान हिमालय में भी ढलान है, लघु हिमालय जैसे मध्य हिमालय कहते हैं, वहाँ भी ढलान है। शिवालिक तक भी क्या है, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। उसके बाद से शिवालिक के बाद अभी आप देखेंगे तो क्या लग जाएगा? भाबर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? भाबर का क्षेत्र लग जाएगा। तो ये जो सबसे ज़्यादा अपने साथ में अवसाद नदियाँ लेके आई हैं या कंकड़-पत्थर या जो भी जीवाश्म लेके आई हैं, वो सब कहाँ इकट्ठा करती हैं? वो सब इकट्ठा करती हैं आपके शिवालिक के क्षेत्र में। कहाँ इकट्ठा करती हैं सब के सब? जीवाश्मों को शिवालिक के क्षेत्र में। इसीलिए सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में हिमालयी श्रेणियों में सबसे ज़्यादा जो जीवाश्म है वो कहाँ पाया जाता है? शिवालिक में ही पाया जाता है। मैंने आपको समझा दिया क्यों पाया जाता है इसलिए आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है? और जो शिवालिक क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है इमारती और जो कीमती वन होते हैं वो पाए जाते हैं। इमारती वन आप कहेंगे अब ये क्या होते हैं? इमारती वन ऐसे वन जिनकी लकड़ियों से हम क्या करते हैं घरों के दरवाजे या जो भी घरों में उपयोग की वस्तुएँ उनका निर्माण करते हैं, वो वाले वन जो शीशम, सागौन, सेमल जैसे हैं, साल जैसे, वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक श्रेणी में ही पाए जाते हैं। आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है? मैं आपको हर एक टॉपिक से, हर एक पॉइंट से सारे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक भी आपको क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। इसलिए आपको इनको क्या करना है, नोट कर लेना है और इसको आप ले भी सकते हैं डिस्क्रिप्शन से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है? और आप देखिए अधिक ऊँचाई के क्षेत्र पे यहाँ पर यानी कि जो शिवालिक का क्षेत्र है, इसमें जो अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र हैं, उनमें बुरांश, चीड़, देवदार जैसे पेड़ पाए जाते हैं। अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र जैसे नैनीताल के जो ऊँचे-ऊँचे पर्वत हैं ऊपर को या अल्मोड़ा का ऊपरी क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पर क्या है आपके बुरांश, चीड़, देवदार जैसे पेड़ भी पाए जाते हैं, ठीक है? और सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है शिवालिक में, ये भी आपका क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है वार्षिक वर्षा औसतन, वो है 200 से 250 सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या की गई है, रिकॉर्ड की गई है। इसलिए आपको शिवालिक से कुछ पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं, जैसे पर्यटन के लिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। शिवालिक में सबसे ज़्यादा जीवाश्म पाया जाता है। शिवालिक में वर्षा जो होती है, वो 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है, जैसे मैंने आपको बताया। आपको ये सब चीज़ें क्या है, बिल्कुल नोट करके रखनी है। टू द पॉइंट आपके ये सारे बताए हुए हैं और ये सब आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब अगला हिमालय विभाजन हम देखेंगे, तो भाबर क्षेत्र को देखते हैं। अब भाबर क्षेत्र में हम क्या कर चुके हैं, पहुँच चुके हैं। देखिए, बच्चों इससे पहले अभी तक हमने जितने भी पढ़े, चाहे वो ट्रांस हिमालय हो
महान हिमालय हो या लघु हिमालय हो या शिवालिक हो, वो सब क्या थे? पहाड़ी क्षेत्र थे, वहाँ पर हिमालय था, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र थे। परंतु अब लास्ट हमने जो पढ़ा था शिवालिक, शिवालिक के बाद से समतल भूमि लगनी शुरू हो जाती है उत्तराखंड में। नीचे को अगर हम आएँगे, तो शिवालिक के बाद से जो ये मान लीजिए शिवालिक का क्षेत्र है, मान लीजिए शिवालिक का क्षेत्र है, इसकी तलहटी से जो नीचे लगती हुई भूमि आ रही है, ये क्या आ जाएँगी? ये भाबर की भूमि आएगी। नीचे को हम आते रहेंगे तो भाबर। अब आपको समझना है भाबर किसे कहते हैं, ठीक है? तो भाबर की जो चौड़ाई है 10 से 12 किलोमीटर की क्षेत्र में ये फैला हुआ है भाबर का क्षेत्र। इसमें जो प्रमुख भाग आता है वो क्या आता है? पूर्वी भाग चंपावत का, दक्षिणी भाग देहरादून का और नैनीताल का भी उत्तरी भाग इसमें आ जाता है। भाबर का अर्थ क्या होता है? देखो, जब पर्वत में नदियाँ बहने वाली अपने साथ में कंकड़-पत्थर बहा के लेके आती हैं, तो वो शिवालिक से होते हुए लास्ट में कहाँ पे रेस्ट करेंगी? जो उसकी अगली भूमि का जो उसके नीचे अगली समतल भूमि है, वहाँ पर यानी कि भाबर पर। तो यहाँ पर क्या होती है भूमि? पथरीली होती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखना, पथरीली होती है। अब सोचो अगर पथरीली भूमि होगी, तो वहाँ पर क्या खेती हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो खेती के लिए क्या है ये? उपयुक्त नहीं होती है, खेती के लिए भाबर की भूमि उपयुक्त नहीं है, ठीक है? आपको ये बात भी याद रखनी है। इस क्षेत्र में पानी उतना उपयुक्त मात्रा में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो भी ये नदियाँ बहकर आ रही हैं, वो इन कंकड़ पत्थरों को लेके आती हैं और साथ में नदियाँ यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाती हैं भाबर क्षेत्र से। आप याद रखना भाबर क्षेत्र में क्या हो जाती है नदियाँ अंडरग्राउंड हो जाती हैं। यानी कि जो जल होता है सारा भूमि के अंदर अवशोषित यानी कि अंदर भूमि उसे सोख लेती है। और सारा कंकड़ पत्थर वाली भूमि पथरीली भूमि कहेंगे, तो पथरीली भूमि कौन-सी है? भाबर की भूमि है, ठीक है? इसलिए भाबर की भूमि पथरीली है तो खेती भी यहाँ पर अच्छी नहीं होती है। दूसरा, जंगली में झाड़ियाँ हो गई, प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं आपकी? इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, यानी कि भाबर के क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब अगला हमारा हिमालयी विभाजन है तराई का क्षेत्र का। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने देखा ये हिमालय विभाजन में लास्ट शिवालिक निम्न ऊँचाई तक था। उसके बाद में यहाँ से भाबर, भाबर के बाद में जो अब क्षेत्र आता है, भाबर में कंकड़-पत्थर युक्त भूमि थी। अब उसके बाद जो क्षेत्र आता है तराई का क्षेत्र, इसका नाम से आपको पता चल रहा है तराई का क्षेत्र मतलब यहाँ पर जो अभी भाबर में नदियाँ अंडरग्राउंड हुई थी, जो भी जल अवशोषित किया था नदियों का भूमि ने, वो सब कहाँ पर होता है? तराई में आकर क्या होता है? निकलता है। इसीलिए जो तराई की भूमि है, पानी से सबसे ज़्यादा युक्त होती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। इसीलिए पानी और नमी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? यहाँ पर गन्ने और चावल की फसल बहुत ज़्यादा होती है। एक बात आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, जो तराई क्षेत्र है, वो तराई क्षेत्र है कहाँ-कहाँ पर? तो जब उत्तराखंड का आप देखते हैं, तो उत्तराखंड के मैप में आप हरिद्वार और ये ऊधम सिंह नगर वाला अगर आप क्षेत्र देखेंगे, तो ये क्षेत्र जो है आपका तराई का क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार का मुख्य भाग इसमें आता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो चावल है और गन्ने की जो ज़्यादा फसल होती है, वो कहाँ होती है? ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में होती है। और मैंने आपको बताया कि जो भी पानी होता है, ज़्यादातर यहाँ पाया जाता है तराई क्षेत्र में। इस कारण से यहाँ पर पाताल तोड़ कुएँ भी पाए जाते हैं। आप कहेंगे पाताल तोड़ कुएँ क्या होते हैं? तो जब भूमि होती है, भूमि में कोई ऐसे छोटे-छोटे से छेद या फिर ऐसे छोटे-छोटे से जगह बन के जहाँ पर से पानी खुद ऊपर को फूट के निकलने लगता है, उन्हें कहते हैं पाताल तोड़ कुएँ। प्राकृतिक रूप से ये बने हुए होते हैं और आपसे ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक तौर पे बने हुए पाताल तोड़ कुएँ कहाँ पाए जाते हैं? तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंने बताया यहाँ पर पानी की कोई कमी होती नहीं है, इसलिए ये नमी युक्त भूमि है और नमी है, पानी बहुत ज़्यादा है तो उपजाऊ सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्या है? यही है। दलदली भूमि भी है, समतल भूमि है, ठीक है? और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फसल किसकी होती है? गन्ने की और चावल की। हम कुआँ कमिश्नरी को पढ़ते हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, तो तब तराई जो जिला है उसका गठन कब हुआ है? तो 1842 में हुआ है। ये तराई से संबंधित सारे आपके प्रश्न थे और आपको ये सब कुछ याद होने चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद में जो अगला डिवीज़न है, जो लास्ट डिवीज़न है उत्तराखंड के ज्योग्राफी का, यानी कि उत्तराखंड का जो फिजिकल डिवीज़न पढ़ रहे हैं, उसका जो लास्ट डिवीज़न है वो है गंगा का मैदानी भाग। यदि हम ये उत्तराखंड है समझ लीजिए, तो जो भाग था वो तराई का भाग आ गया था, परंतु ये जो कुछ ये जो कुछ भाग बचा है, ये जो भाग है, ये है गंगा का मैदानी भाग। देखिए मैंने आपको बताया कि खेती के लिए सबसे उपजाऊ उत्तराखंड में तराई क्षेत्र है, परंतु जो गंगा का मैदानी भाग है, वो कम मात्रा में उत्तराखंड में पाया जाता है। ज़्यादा नहीं है, उतना विस्तृत नहीं है, कम है, परंतु सबसे ज़्यादा जो
उपजाऊ भाग है वो गंगा का मैदानी भाग है, परंतु उत्तराखंड में कम होने के कारण हम उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उपजाऊ भाग कौन-सा कहेंगे? तराई ही कहेंगे, ठीक है? क्योंकि गंगा का मैदानी भाग कम मात्रा में है यहाँ पर, इसलिए अब इस गंगा के मैदानी भाग को समझ लीजिए। गंगा जब देवप्रयाग से गंगा बनती है, भागीरथी के बाद भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद जब गंगा बनती है, तो उसके आस-पास की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। तो उसी क्षेत्र को कहा गया है क्या? गंगा का मैदानी भाग। अब इसको भी हम 2 भागों में बाँटते हैं, कैसे समझिए? मान लीजिए गंगा के मैदानी भाग में कोई नदी मतलब गंगा नदी या कोई भी जब नदी बह के वहाँ आती है, तो वो इस क्षेत्र से बह रही है, तो इसके आस-पास की जो भूमि है, यानी कि इसके आस-पास की जो ये भूमि है, ये बहुत उपजाऊ होगी क्योंकि यहाँ पर हम सिंचाई के लिए इरिगेशन के लिए पानी ले सकते हैं और नमी युक्त भूमि होगी, जिस कारण से यहाँ क्या होगा? कृषि बहुत अच्छी होगी, खेती बहुत अच्छी होगी, इसीलिए नमी युक्त भूमि और जो नदी के पास की भूमि हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है खादर खादर भूमि। ये क्या है? गंगा के मैदानी भाग का ही क्या है? एक भाग है। जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर नदियाँ बह रही हैं, उसके आस-पास में हम इरिगेशन के लिए ले सकते हैं, यानी कि सिंचाई के लिए जल ले सकते हैं। नमी अच्छी होगी तो खेती ज़्यादा अच्छी होगी, उपजाऊ होगी। तो जिस क्षेत्र से नदी बहते हुए जा रही है, उसके आस-पास का जो क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है खादर क्षेत्र। क्या कहा जाता है? गंगा के मैदान के भाग में खादर क्षेत्र। जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि यह क्षेत्र पानी के प्रवाहों के समीप में पाया जाता है। मैंने बताया नदी बह रही है, उसके पास का जो क्षेत्र है वो खादर क्षेत्र है। अब बांगर क्षेत्र क्या होता है? अब आपको पता होगा जब नदियाँ बहती हैं, तो वो वक्र बनाते हुए यानी कि कर्व में बहती हैं। वो अपना मार्ग खुद बनाती हैं, परंतु एक समय बाद क्या होता है, जब वो बहती हुई जाती हैं, तो कुछ समय पश्चात वो अपना मार्ग बदल देती हैं नदियाँ, अपने बहाव के कारण में। तो जब नदियाँ अपना मार्ग बदल देती हैं, तो ऐसे क्षेत्र जो एक समय पे तो वहाँ पर नदियाँ आया करती थी, एक समय पे तो वो उपजाऊ थे, परंतु अब वहाँ पर से नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उस क्षेत्र को कहा जाता है बांगर क्षेत्र। क्या कहा जाता है? बांगर क्षेत्र। यानी कि जहाँ पर से अब नदियाँ नहीं बह रही हैं, एक समय में बहा करती थी, यानी कि वहाँ की मिट्टी भी क्या होगी? पुरानी होगी, क्योंकि नदियाँ पहले अपने साथ में कंकड़-पत्थर अवसाद लेते आती रहती थी, परंतु अब नदियों ने वो रास्ता बदल दिया है, तो वो क्या हो गया? पुरानी मिट्टी हो गई है, इसीलिए उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बांगर क्षेत्र कहा जाता है। मैंने बताया देखिए, इस क्षेत्र में नदी का प्रवाह बंद हो चुका होता है और यहाँ की मिट्टी पुरानी होती है। क्यों? क्योंकि जो नदी बह रही है, अब वो पहले इस मार्ग से होते हुए बह रही थी, तो यहाँ पर का क्या था? ये खादर था, अब नदी ने अपना जो मार्ग है, वो बदल दिया। अब नदी ने अपना मार्ग यहाँ से होते हुए इधर को बदल दिया, तो ये क्षेत्र अब क्या हो गया? खादर क्षेत्र से बांगर क्षेत्र हो गया, ठीक है? ये आपको गंगा के मैदानी भाग में समझने की योग बातें हैं। अब एक छोटा-सा और टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है हमारा, अब आपको इस चीज़ को समझ लीजिए। मैंने आपको ये चीज़ बताई है उत्तराखंड के हिमालय विभाजन में, तो मैंने उत्तराखंड का जो फिजिकल डिवीज़न है या उसको हम कैसे बाँटते हैं ज्योग्राफिकली, उत्तराखंड को मैंने वो बताया। अब मैं आपको एक इस छोटे से टॉपिक को भी समझा देता हूँ ब्रीफ करते हुए। कि जो हमने सबसे ऊपर का क्षेत्र मैंने आपको बताया उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद हम नीचे को जाते हैं तो उसे कहते हैं महान हिमालय, ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर महान हिमालय से नीचे आएँगे तो लघु हिमालय या फिर इसे मध्य हिमालय कहते हैं। फिर इस मध्य हिमालय से भी नीचे को आएँगे तो इस क्षेत्र को कहते हैं क्या? शिवालिक क्षेत्र। और इन्हीं के बीच में मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मैंने आपको क्या बताया था, देखो देहरादून आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देहरादून। तो इस जो पूर्वी क्षेत्र में थे वो दून और द्वार वाले क्षेत्र मैंने आपको बताया। फिर उससे और नीचे को जाएँगे तो शिवालिक का क्षेत्र आता है, फिर शिवालिक से नीचे भाबर का क्षेत्र, फिर भाबर से तराई क्षेत्र, फिर तराई के बाद जो एक छोटा-सा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है गंगा का मैदानी भाग। अब मैंने आपको ये चीज़ें तो समझा दी, परंतु एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है कि इन हिमालयी विभाजन यानी कि जो हिमालय डिवीज़न है, इनको अलग करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है रेखा, उसे कहते हैं इंडो-सांग्पो सचर ज़ोन। सांग्पो को इंग्लिश में टी से उसकी स्टार्टिंग टी साइलेंट होता है, इसलिए इसे ITSZ कहते हैं, इंडो-सांको सचर ज़ोन। और जो महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है, उस रेखा को कहते हैं MCT अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद में जो लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाली रेखा है, उसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि शिवालिक और भाबर को जो अलग करने वाली रेखा है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं HFF अर्थात हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। और ये आपको यहाँ पर देखने को
मिल जाएँगी। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मैंने जो आपको वहाँ पर बातें बताई थी देखना, यही बातें मैंने आपको कही थी। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली रेखा है उसे कहते हैं इंडो-सांगपो सचर ज़ोन, और जो महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली रेखा है उसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय और शिवालिक को जो अलग करने वाली रेखा है उसे कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और जो शिवालिक और भाबर को अलग करती है उसे कहते हैं हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट अर्थात एचएफएफ। तो यहाँ पर आपका उत्तराखंड का जो पहला लेक्चर है हमारा वो आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हमने उत्तराखंड में आपको सारे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो बताए फिजिकल डिवीजन के बारे में। क्योंकि देखो बच्चों, अगर आपका यहाँ पर बेस मजबूत होता रहेगा तो उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, आगे चीज़ों को समझ पाएँगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम 8 पार्ट्स में से बाँटते हैं, फिर कौन-सी चीज़ कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको तब इसमें क्या हो पाएगा, आगे की चीज़ें भी आप समझ पाएँगे। इसलिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना इसमें सुझाव दीजिएगा, और ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप नोट कर सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।